नमस्कार, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कलाम एकेडमी की एक नई मुहिम समाधान एक श्रृंखला में। समाधान एक श्रृंखला एक ऐसी मुहिम है जो द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के लिए टास्क आधारित टेस्ट सीरीज जो आयोजित की गई थी, उस टेस्ट सीरीज में से जो डाउट आए हैं उन डाउट या उन क्वेश्चनों को क्लियर करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो इसी मुहिम में हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल से संबंधित जो भी डाउटफुल आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जर्मनी का रूर राइन औद्योगिक प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कागज या लुगदी उद्योग, रसायन उद्योग, कोयले के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए या अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोयला। तो जो 58 नंबर का क्वेश्चन है जो माइनर टेस्ट 8 से लिया गया है, उसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा थर्ड। अब इसके आसपास भी बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। यहाँ और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो बात करेंगे जर्मनी के रूर प्रदेश की। जर्मनी के रूर प्रदेश की सबसे पहले बात करें, जर्मनी का जो रूर प्रदेश है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले के लिए प्रसिद्ध होने के कारण जर्मनी के रूर प्रदेश को काले प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। काले प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कोयले के अलावा जर्मनी के इस रूर प्रदेश में धात्विक खनिजों की भी प्रधानता देखने को मिलती है। धात्विक खनिजों की भी प्रधानता देखने को मिलती है। और धात्विक खनिजों में बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ आपको लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार देखने को मिलते हैं। अब लौह अयस्क और कोयले दोनों के ही मिलने के कारण ये यूरोप का ही नहीं विश्व का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है या विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समृद्ध औद्योगिक प्रदेश है। और जर्मनी के रूर प्रदेश से ही यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी राइन नदी प्रवाहित होती है। और इस कारण इसे राइन नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक राइन नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। जर्मनी का जो रूर प्रदेश है इसका भारत से भी कनेक्शन है और भारत से कनेक्शन है इसके छोटे नागपुर पठार से। भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत का छोटा नागपुर पठार भी कोयले और धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से क्या है? संपन्न है। और कोयले और धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न होने के कारण ही छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो जर्मनी का रूर प्रदेश है ये कोयले की कमी और लौह अयस्क की कमी से जूझ रहा है। तो वर्तमान समय में धीरे धीरे जर्मनी का जो रूर प्रदेश है ये धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान समय में कोयले की और धात्विक खनिजों की यहाँ अत्यधिक दोहन के कारण कमी हो गई है और इसी कारण इस प्रदेश में कोयला और अन्य धात्विक खनिजों को बाहर से आयात किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक बात याद रख लेना भारत के छोटे नागपुर के पठार के बारे में भी, क्योंकि ये भी धात्विक खनिजों और कोयले के दृष्टिकोण से संपन्न होने के कारण छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। जर्मनी का जो रूर राइन औद्योगिक प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ एक तरफ तो दी हुई है नदियाँ
और एक तरफ दी हुई हैं पहाड़ियाँ। और ये पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद में इसके आसपास जो भी और क्वेश्चन बन रहे हैं या इन नदियों की या इन पर्वत श्रेणियों की और क्या विशेषता हो सकती है उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। पहली नदी है राइन नदी। तो राइन नदी निकलती है आल्प्स पर्वत से। और आल्प्स जो पर्वत है ये कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। दूसरा, जो वोल्गा नदी है वो कहाँ से निकलती है या वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वोल्गा से ही मिलता जुलता नाम है वल्दाई पहाड़ी से। वल्दाई पहाड़ी से। उसके बाद में टाइबर नदी जो इटली की प्रसिद्ध नदी है वो निकलती है एपिनाइन पर्वत से। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी जो अमेजन नदी है जो निकलती है एंडीज पर्वत से। तो यहाँ कुछ बड़े नाम आए हैं, जैसे अमेजन नदी आई है या एंडीज पर्वत आया है या राइन नदी आया है या वोल्गा नदी आया है। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ए में क्या आया है? ए में आया है सेकंड। ए में क्या आया है? सेकंड। बी में क्या आया है? बी में आया है फर्स्ट। सी में क्या आया है? सी में आया है फोर्थ। और डी में क्या आया है? डी में आया है थर्ड। अब देखते हैं अपना ये आंसर मिलता है कि नहीं है। सेकंड फर्स्ट, पहले देखो पहले क्या है? सेकंड। फिर दूसरे में क्या है? फर्स्ट। तीसरे में क्या आया है? फोर्थ। चौथे में क्या आया है? थर्ड। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही हो जाएगा थर्ड। बात क्लियर है? अब वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राइन नदी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइन नदी के बारे में। पहली बात, राइन नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है आल्प्स पर्वत से। आल्प्स पर्वत से। और आल्प्स पर्वत के ऊपर एक झील है टोमा झील। कौन सी झील है? टोमा झील से इसका उद्गम होता है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसका जो मुहाना है वो कहाँ है? वो है उत्तर सागर। उत्तर सागर। तो दो चीजें और नई आई है, दो वर्ड नए आए हैं। उद्गम का मतलब होता है जहां से नदी का ओरिजिन होता है, जहां से नदी का जन्म होता है, उसको क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। मुहाना क्या होता है? जहां जाकर के नदी अपना जल गिराती है उसी नदी का मुहाना कहा जाता है। या राइन नदी की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता है ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक परिवहन की नदी है। आंतरिक परिवहन की नदी है। क्यों? क्योंकि ये नदी जो है ये यूरोप के समृद्ध कोयले व खनिज क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। खनिज क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। और थोड़ी देर पहले ही बात की थी कोयले और खनिज क्षेत्रों की। तो कौन से क्षेत्र से प्रवाहित होती है? रूर प्रदेश से प्रवाहित होती है। और रूर प्रदेश कहाँ पर है? रूर प्रदेश है जर्मनी। और ये यूरोप के समृद्ध कोयले व खनिज क्षेत्रों से बहने के कारण ही ये यूरोप की नहीं बल्कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक परिवहन का मार्ग है। बात क्लियर है? राइन नदी के बारे में कुछ विशेषताएं आपको और याद रखनी है क्योंकि राइन नदी से यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है। या ये भी लिख सकते हो कि राइन नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित
होती है। बात क्लियर है? ठीक है, दूसरी नदी की बात करते हैं। और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है वोल्गा नदी। और कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के बारे में बात करें तो हमें बात करनी है इसके उद्गम की। और उद्गम है इसका वल्दाई पहाड़ियों से। वल्दाई पहाड़ी से। वल्दाई पहाड़ियों से। ठीक है, इसका जो मुहाना है वो है कैस्पियन सागर। मुहाना कौन सा है इसका? कैस्पियन सागर। दो बात क्लियर हुई। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी क्लियर हुई। या ये रूस की राष्ट्रीय नदी है। रूस की राष्ट्रीय नदी है। ठीक वैसे ही जैसे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। तो ये वोल्गा नदी के बारे में आपको दो चार बातें ध्यान रखनी है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कौन सी है? टाइबर नदी। और टाइबर नदी का उद्गम कहां से होता है? एपीनाइन पर्वत से होता है। थर्ड कौन सी है? टाइबर नदी। टाइबर नदी। देखो उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है एपी9 पर्वत से। उसके बाद में बात करें तो जो टाइबर नदी है ये दंताकार डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, ये दंताकार मतलब ये कैसे किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है? अपने जो दांत होते हैं उस हिसाब से ये डेल्टा का जमाव करती है। तो इस वजह से टाइबर नदी विश्व की एकमात्र दंताकार डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। ये नदी इटली की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली जो सबसे बड़ी नदी है इटली की वो कौन सी नदी है? वो है पो नदी। दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? पो नदी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है टाइबर नदी के बारे में। एक विशेषता और कभी कभी आती है कि इसमें अवसादों की मात्रा भी अधिक है। इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इसके साथ धूल, कंकड़, पत्थर जो भी हैं, जो इसके साथ कचरा बहता है वो भी बड़ी मात्रा में बहता है। बात हुई क्लियर? उसके बाद में अगली नदी आती है कौन सी? अमेजन। कौन सी आती है? अमेजन। और अमेजन नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत से, जो कहाँ जाकर के गिरती है? जो गिरती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अभी तक जो भी नदियां पढ़ी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अमेजन नदी है। ये आयतन के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आयतन का मतलब है पानी की मात्रा के आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है। देखो ये आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की
दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर पहली सबसे बड़ी नदी सबको पता है कौन सी है, नील नदी। लेकिन आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, आयतन का मतलब है पानी की मात्रा, पानी की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। और ये नदी जो है ये अमेजन वर्षा वनों से बहती है, अमेजन वर्षा वनों से बहती है, अमेजन वर्षा वनों से बहती है। ये वही अमेजन वर्षा वन है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। तो इसी कारण अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और इन अमेजन वर्षा वनों से ही अमेजन नदी बहती है। और इस कारण ये अमेजन वर्षा वनों में समृद्ध जैव विविधता का विकास करती है, समृद्ध जैव विविधता का विकास करती है, या विश्व के सबसे समृद्ध बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करती है। और पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए कि विश्व का सबसे समृद्ध जो जैव विविधता है या सबसे अधिक जो जैव विविधता देखने को मिलती है वो अमेजन वर्षा वनों में ही देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो सबसे समृद्ध जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी परवालों में, जिन्हें सागरीय वर्षा वन भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, मुहाना अटलांटिक महासागर में है। ये आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस वजह से ये भी लिख सकते हो कि ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहली नदी लंबाई के आधार पर कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। ये नदी अमेजन वर्षा वनों के अंदर से बहती है। इस कारण अमेजन वर्षा वनों में ये सबसे समृद्ध या सबसे अधिक जैव विविधता का विकास करती है। बात क्लियर हुई? अब यही एक चीज और भी देख लेते हैं। बात आई है एंडीज पर्वत से निकलती है, तो एंडीज पर्वत के बारे में भी कुछ बातें देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बात करेंगे एंडीज पर्वत की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे होता है, देखेंगे शॉर्ट में ही। तो सबसे पहले देखेंगे निर्माण। तो यहां आपको एक मिलेगा दक्षिण अमेरिका, यहां मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका। और यहाँ जो महासागर मिलेगा वो महासागर मिलेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये है दक्षिण अमेरिकन प्लेट और ये है प्रशांत प्लेट। और प्रशांत प्लेट में ही आपको एक छोटी प्लेट दिखाई देती है जिसका नाम है नाजका प्लेट, जिसका नाम है नाजका प्लेट। अब नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट का एक दूसरे की तरफ क्या होता है, अभिसरण होता है। अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों का एक दूसरे की तरफ आना। और अभिसरण के कारण ही किसका निर्माण होता है, अभिसरण के कारण ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और ये कौन सा पर्वत बना, ये एंडीज पर्वत बना। और एंडीज कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। एक वर्ड और आ गया, वलित पर्वत क्या होते हैं, जो इस तरीके से फैले हुए हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में याद कैसे रखोगे, जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो अपनति, जो नीचे धसा हुआ भाग है वो अभिनति। तो फोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन या वलित पर्वतों की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपनति व अभिनति के रूप में फैली हुई है उनको वलित पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण होता है, मतलब दो प्लेटों के एक दूसरे के आमने सामने आने के कारण होता है। और यहाँ भी दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। जो दक्षिण अमेरिकन प्लेट है वो जा रही है किधर, पश्चिम की तरफ, और जो नाजका प्लेट है वो आ रही है किधर, पूर्व की तरफ।
तो इसके कारण यहाँ एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर बात करें एंडीज पर्वत के बारे में तो ये विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है। अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े सबसे ऊंचे वलित पर्वत की तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा हिमालय। उसका आंसर क्या आ जाएगा? हिमालय। और हिमालय की जो चोटी है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, या कुछ जगह मिल जाएगा 8,850 मीटर, या कुछ जगह क्या मिल जाएगा? 8,850 मीटर। तो अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे युवा, विश्व का सबसे नवीन, विश्व का सबसे बड़ा वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। विश्व का सबसे लंबा वलित पर्वत कौन सा है? तो एंडीज। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली क्या है? ये विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। बात क्लियर हुई? तो वलित पर्वतों से रिलेटेड भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके आसपास से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब एक बार मैं स्पीड से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? एक तरफ नदियाँ थी और एक तरफ क्या थे? पर्वत थे। और ये पूछा गया है कि कौन सी नदी किस पर्वत से निकलती है। तो पहली नदी कौन सी थी? राइन नदी, जो आल्प्स पर्वत से निकल रही थी। वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और कौन सी झील से निकल रही थी? टोमा झील से। मुहाना कहाँ है? उत्तर सागर। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद में वोल्गा नदी थी, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और रूस की राष्ट्रीय नदी है। फिर टाइबर नदी, जो एपिनाइन पर्वत से निकलती है, दंताकार डेल्टा का निर्माण करती है। इटली की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी इटली की बात की जाए तो पो नदी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण अमेजन नदी के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। और उसके साथ ही कुछ बातें हमने एंडीज पर्वत की या वलित पर्वतों की भी कर ली है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो एक सीधा सीधा सा फैक्ट सा ही क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी के ऊपर बात की जाए तो महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? अगर पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी का अगर सबसे गहरा बिंदु ज्ञात किया जाए तो वो तो आप आसानी से बता दोगे। वो तो है प्रशांत महासागर में कौन सा? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर क्या है? गहरा है। या मीटर में लिखे तो 11,000 मीटर गहरा है। ये तो क्या है? ये तो पूरे विश्व का सबसे गहरा स्थान है। अगर सबसे ऊंचे स्थान की बात करें, अगर सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, या कुछ जगह मिल जाएगा 8,850। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहरे वाला बिंदु अवस्थित है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग के ऊपर सबसे गहरा बिंदु पूछा गया है। तो ये मिलेगा आपको अंटार्कटिका में। और यहाँ है एक डेनमेन ग्लेशियर है। डेनमेन ग्लेशियर है। उस डेनमेन ग्लेशियर के नीचे आपको 3500 मीटर का गहरा एक
गर्त मिला है तो ये हो जाता है महाद्वीपीय भाग पर स्थित सबसे गहराई वाला बिंदु। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है डेनमैन नाम से, और उसके नीचे ये बिंदु है। कितनी मीटर गहराई है? 3500 मीटर गहरा है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा अंटार्कटिका। अगर पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे गहरे बिंदु की बात की जाए तो प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त आएगा, जो 11 किलोमीटर या 11,000 मीटर गहरा है। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग की तो वो भी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, और वो कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8.5 किलोमीटर के लगभग है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर होगा अंटार्कटिका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सॉरी। अब इसमें क्या पूछा है? महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा से लेकर के कम पूछा है। तो यहां दो चीजें याद रखनी है। देखो, विश्व के महाद्वीपों की बात करें, विश्व के महाद्वीपों की बात करें, अगर विश्व के महाद्वीपों की बात करें तो एक तो आपको क्षेत्रफल के आधार पर याद रखना है, एक तो आपको क्षेत्रफल के आधार पर याद रखना है, और एक आपको जनसंख्या के आधार पर रखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। बात क्लियर हुई? उसके बाद में आ जाता है कौन? अफ्रीका। उसके बाद में आ जाता है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में आ जाता है अंटार्कटिका। उसके बाद में आ जाता है यूरोप, और उसके बाद में आ जाता है ओशेनिया। उसके बाद में आ जाता है ओशेनिया। एक बार इनको पढ़ो आप। सबसे बड़ा सबको पता है एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। यहाँ से आपको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है अंटार्कटिका, यूरोप और ओशेनिया। इनको एक बार यहीं से तुरंत रिवाइज करो। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर पहले दो का तो क्रम एज इट इज ही रहेगा, पहले दो का क्रम तो एज इट इज ही रहेगा। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट एशिया, उसके बाद में अफ्रीका। अब चीजें चेंज हो जाएगी, अब ये यूरोप चला जाएगा कहां पर? थर्ड नंबर पे। अब ये चला जाएगा यूरोप, फिर वापिस से उत्तरी अमेरिका, फिर वापिस से उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे फिर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अब तो सीधा सीधा सा कॉमन सेंस है, अब आ जाएगा ओशेनिया, ओशेनिया, और नीचे कौन आ जाएगा? अंटार्कटिका। नीचे कौन आ जाएगा? अंटार्कटिका। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों का। ठीक है, तो ये विश्व के महाद्वीपों का क्या हो गया? अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। पहले दोनों महाद्वीप दोनों में समान रहेंगे, फिर उधर चलेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, लेकिन यहाँ आ जाएगा यूरोप, फिर वापस से वहीं से शुरू हो जाएगा। और अंटार्कटिका के ऊपर आपको पता ही है कि बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं, तो इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो सबसे कम होगी। लेकिन सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट होगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वो कौन सा होगा? ओशेनिया होगा, जिसको आप लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हो। तो अब इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब बता ही दोगे कौन सा आंसर आएगा कि पहला कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार एशिया किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। यही करने का तरीका भी होना चाहिए कि जहां आपका सही हो जाए वहीं छोड़ दो। दूसरा अफ्रीका आ रहा है, यहाँ भी अफ्रीका आ रहा है,
तो यहाँ भी सही नहीं हो रहा है। फिर उत्तरी अमेरिका आ रहा है, इधर दक्षिण अमेरिका आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। यहाँ मिस क्या कर दिया, क्रम में यूरोप मिस कर दिया, क्रम में क्या कर दिया, यूरोप मिस कर दिया। अब वापिस से देख लो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप को हटा दिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका लिख दिया। तो यहाँ जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हुई बात क्लियर? इसका भी डाउट हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और इसमें लगभग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ घुमा दिया। इसमें प्लेट टेक्टोनिक को भी घुमा दिया, इसमें प्लेटों की गति को के बारे में भी पूछ लिया। कुल मिलाकर के बहुत लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है, बात सही है या गलत है? बात सही है। क्यों सही है, अभी करेंगे। प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, बात सही है या गलत है? यह भी बात सही है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह स्थिर नहीं है, यह भी बात क्या है, सही है। लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है, यह गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि लाल सागर का जो क्षेत्रफल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है, फैल रहा है। अब एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं तो समझते हैं। देखो, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये वाला जो भाग है वो है नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि उत्तरी अमेरिका भी खिसक रहा है किधर, पश्चिम की तरफ, और दक्षिणी अमेरिका भी खिसक रहा है पश्चिम की तरफ। और यहाँ जो जलीय भाग है वो कौन सा भाग है, यहाँ जो जलीय भाग है वो है प्रशांत महासागर। यहाँ जो जलीय भाग है वो क्या है, प्रशांत महासागर। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको अफ्रीका, यहाँ मिल जाएगा आपको अफ्रीका, फिर यहाँ आ जाएगा अरब प्रायद्वीप, फिर यहाँ आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, और ऊपर एशिया चला जाएगा, और यहाँ यूरोप वाला भाग आ जाएगा, और यूरोप वाला भाग आकर के यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ कुछ आपको और द्वीप समूह मिल जाएंगे, और यहाँ भूमध्य सागर मिल जाएगा, यहाँ भूमध्य सागर मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, अफ्रीकन जो प्लेट है वो खिसक रही है उत्तर पूर्व की ओर, और ये प्लेट जो है वो भी मूव कर रही है उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ बीच में कौन सा महासागर है, यहाँ बीच में कौन सा महासागर है, तो यहाँ बीच में जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यहाँ फिर कौन सा महासागर आ जाएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ नीचे कौन सा आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा। यहाँ जो भाग आ जाएगा इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ कुछ द्वीप समूह आ जाएंगे, इंडोनेशिया वगैरह, और यहाँ भाग आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ वाला भाग आ जाएगा प्रशांत महासागर। कुछ स्थिति हुई क्लियर? अब देखो, सीधा सीधा देखो, ये दोनों प्लेट तो खिसक रही है इधर, ये दोनों प्लेट खिसक रही हैं उधर। अब इन दोनों प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण, इन दोनों प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर में एक दरार का निर्माण हो गया।
किसका निर्माण हो गया, एक दरार का निर्माण हो गया, एक भ्रंश का निर्माण हो गया। अब भ्रंश का निर्माण होने के कारण, एक दरार का निर्माण होने के कारण नीचे का जो मैग्मा है वो लगातार निकल करके अटलांटिक महासागर की तली में जम रहा है। ये दोनों प्लेटें जैसे जैसे जम रहा है वैसे वैसे एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक रही हैं। अब इसको आप ऐसी कल्पना करो कि इसको गोल तरीके से देखो, क्योंकि प्रशांत महासागर तो एक जगह विद्यमान है। अब इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर यूरोप और अफ्रीका है, इधर यूरोप और अफ्रीका है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। अपसरण का मतलब फैलाव हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर की तली में देखो धीरे 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 विस्तार हो रहा है। और ये दोनों प्लेटें घूम किधर रही हैं, प्रशांत महासागर की तरफ घूम रही है। तो प्रशांत महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, प्रशांत महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। अटलांटिक महासागर धीरे धीरे फैल रहा है, प्रशांत महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, पहले वाले सही है। बात क्लियर हुई। हो सकता है कि आगे चल करके प्रशांत महासागर बहुत छोटा महासागर हो जाए और अटलांटिक महासागर वापिस से एक पेंथालासा बन जाए। अब पेंथालासा की कहानी आपकी सुनी हुई होगी, पेंजिया की कहानी आप लोगों की सुनी हुई होगी कि ये विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वर्तमान समय में ये एक ही जगह विद्यमान थे, जिसको क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। और इस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसे क्या कहा गया, पेंथालासा कहा गया। और पेंथालासा का अवशेष ही वर्तमान में प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाता है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों तरफ से खिसक रही हैं प्लेटें, एक तरफ जा रही है पश्चिम की तरफ और एक जा रही है पूर्व की तरफ। तो इस वजह से अटलांटिक महासागर का तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल घट रहा है। अब देखो पहले दोनों कंडीशन बिल्कुल सही हो गई, चौड़ा हो रहा है और ये सिकुड़ रहा है। चुंबकीय ध्रुव भी, अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो चुंबकीय ध्रुव भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। गलती कहाँ है इसमें कि लाल सागर भी धीमी गति से सिकुड़ रहा है, वो भी इसी डायग्राम में ही देख लेते हैं। देखो जो अफ्रीका वाला भाग है तो यहाँ आपको मिल जाएगा लाल सागर, यहाँ आपको मिल जाएगा लाल सागर। मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला जो भाग है ना ये क्या है, लाल सागर। अब क्या है, ऊपर तो है अरेबियन प्लेट और नीचे है अफ्रीकन प्लेट। अब ये प्लेटें भी क्या हो रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये प्लेटें भी एक दूसरे से क्या जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो लाल सागर सिकुड़ने के बजाय धीरे 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 क्या हो रहा है, फैल रहा है। और हो सकता है कि अफ्रीका भी कई बार यहाँ से या आगे चल करके यहाँ से टूट जाए। तो जो ऑप्शन ये है वो हो गया गलत। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन है, ये गलत होने की वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। पहले तीनों क्या है, सही है और ये चौथे वाला गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो हवाएं या पवनें धीमी गति से बहती हैं, हवाएं या पवनें धीमी गति से बहती हैं जब दाब प्रवणता कम होती है। अगर आपको दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पता है तो ये आंसर आप निकाल दोगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, दाब प्रवणता के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात देख लेते हैं, दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं समीप पाई जाती हैं। इसके समाधान के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि आइसोबार या समदाब रेखाएं क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझते हैं दाब प्रवणता को और समदाब रेखाओं को, और दाब प्रवणता के साथ पवन की गति का क्या कनेक्शन है, तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो ये क्या है, ये है एक समदाब रेखा। ये समदाब रेखा है 980 MB की, ठीक है। ये है एक समदाब रेखा, ये एक है समदाब रेखा, ये है 1000 MB की। देखो एक नाम मैं बोल रहा हूँ
समदाब रेखा। समदाब रेखा, समदाब रेखा का मतलब होता है कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। अब समदाब रेखा का मतलब है ये 1000 MB की समदाब रेखा है, तो इस पूरी रेखा के ऊपर आपको 1000 MB ही वायुदाब मिलेगा। इस रेखा के ऊपर 980 MB है, तो पूरी रेखा के ऊपर आपको 980 MB ही वायुदाब मिलेगा, और समान वायुदाब मिल रही है, इस वजह से ये क्या है? समदाब रेखा है। तो अब यहां से क्वेश्चन, अगर इसका मान ज्यादा है तो यहां क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर, और यहां क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। यहां बन जाएगा उच्च दाब, और यहां बन जाएगा निम्न दाब। अब ये दाब मान का जो अंतर होता है, अब ये जो दाब का अंतर होता है, यही क्या कहलाता है? दाब प्रवणता कहलाता है। दाब प्रवणता है। दाब प्रवणता क्या है? दाब का अंतर। सीधी भाषा में समझो, दाब प्रवणता क्या है? दाब का अंतर। अगर दो स्थानों के बीच में दाब का अंतर है, उसे क्या कह दिया जाता है? दाब प्रवणता, या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कह दिया जाता है। अब देखो, दाब प्रवणता के कारण क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। दाब के अंतर के कारण भी क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। यहां दाब उच्च है, यहां दाब कम है, तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। पहली चीज क्लियर हुई कि दाब प्रवणता क्या है। पहली चीज क्लियर हुई कि दाब प्रवणता क्या है। वायु दाब का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता कहा जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है बात। अब देखो, अगर दाब प्रवणता ज्यादा होगी तो हवा की गति भी उतनी ही तेज होगी। कंडीशन लिख लो, अगर दाब प्रवणता, अगर दाब प्रवणता अधिक तो पवन की गति भी अधिक। पवन की गति भी अधिक। पहली बात क्लियर। अगर दाब प्रवणता कम, अगर दाब प्रवणता कम तो पवन की गति भी कम। पवन की गति भी कम। हुई बात क्लियर। पहला स्टेटमेंट शायद सही लग जाएगा अब आपको। दाब प्रवणता क्या है? वायु दाब का जो अंतर होता है वो ही दाब प्रवणता है। अगर दाब प्रवणता ज्यादा है, मतलब वायु दाब में अंतर ज्यादा है, तो पवनों की गति भी क्या होगी? ज्यादा। और अगर दाब प्रवणता कम है तो पवन की गति भी क्या होगी? कम होगी। पहले स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओ। हवाएं पवनें धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये तो सही है। दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती हैं। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। कैसे हो जाएगा देखो। अब जो दाब प्रवणता है उसको दर्शाया जाता है समदाब रेखाओं से। अब अगर समदाब रेखाएं पास पास हैं, अगर समदाब रेखाएं पास पास हैं तो ये तीव्र दाब प्रवणता को दर्शाती हैं। ये तीव्र दाब प्रवणता को दर्शाती हैं। मतलब पास पास हैं तो जो दाब है वो अचानक से बदल रहा है। और अगर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं, अगर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो वो निम्न दाब प्रवणता को दर्शाती हैं। मतलब वहां कई दूर तक समान दाब मिलेगा, फिर जाकर के हल्का सा चेंज होगा। लेकिन अगर समदाब रेखाएं पास पास हैं तो वो तीव्र दाब प्रवणता को दर्शाती हैं। स्टेटमेंट पढ़ लो। दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती हैं। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दाब प्रवणता क्या होनी चाहिए? यहां
अधिक होनी चाहिए। अगर समदाब रेखाएं इस पास पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक होनी चाहिए। अगर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं तो दाब प्रवणता कम होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है और आर गलत है, तो ए तो सत्य है परंतु आर गलत है। आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। एक बार इसको और थोड़ा सा ध्यान से देख लो, दाब प्रवणता क्या होती है। क्लियर है? आगे की बात करते हैं। देखो, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण नहीं होता है वह है, एक तो आ गया दाब प्रवणता। दाब प्रवणता के कारण पवनों की दिशा में क्या होता है? विचलन होता है। सीधी सी बात है। क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वो भी आपको पता चल गया है कि वायु दाब का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? दाब प्रवणता कहा जाता है। दूसरा है घर्षण बल। घर्षण बल भी हवा की गति को प्रभावित करता है। घर्षण बल भी हवा की गति को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे पवन बह रही है और अगर ज़्यादा पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है तो घर्षण बल के कारण उसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो घर्षण बल हमेशा हवा की दिशा के विपरीत काम करता है। जैसे ऐसे पवन बह रही है तो घर्षण बल इसके विपरीत काम करेगा। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो पवन की गति ज़्यादा होगी। पवन की गति ज़्यादा होगी तो पवन में विक्षेपण ज़्यादा होगा। अगर घर्षण बल होगा तो पवन की गति कम होगी। गति कम होगी तो विक्षेपित भी क्या होंगी? कम होंगी। दूसरा क्या है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होने वाला एक भ्रामक बल है। पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होने वाला क्या है? एक भ्रामक बल है, जो क्या करता है? जो हवाओं को अपने मूल पथ से विक्षेपित करने का काम करता है। और ये विक्षेपण होता कैसे कैसे है? उत्तरी गोलार्ध में तो होगा दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में होगा बाईं ओर। जैसे मान लेते हैं कि ये पवन है, यहाँ है हाई प्रेशर, यहाँ है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते ही यहाँ क्या बन गई? दाब प्रवणता बन गई। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो ये हवा अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। किसकी वजह से? कोरियोलिस बल की वजह से। ठीक है, तो कोरियोलिस बल भी क्या कर रहा है? विचलन कर रहा है। अब अगला क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता का हवा के विचलन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो पवन को आर्द्र या शुष्क कर सकती है। अगर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है तो पवन क्या होगी? आर्द्र होगी। और अगर आर्द्रता की मात्रा नहीं है तो पवन कैसी होगी? शुष्क होगी। लेकिन उसके विचलन में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय आर्द्रता। बाकी तीनों ही जो बल है वो हवा की दिशा में विचलन पैदा करते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना कोरियोलिस फोर्स का। अगर एक लाइन में लिखना हो तो कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी को भी आप छोड़ो कि हर गतिशील वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु गति करती है तो वो अपने मूल पथ पर नहीं चल करके विक्षेपित होती हुई चलती है। जैसे आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। और आपने हाथ में गेंद ले रखी है तो उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसको फेंकोगे, जैसे ही उसको फेंकोगे मतलब बॉल ने गतिशील वस्तु के ऊपर गति करना क्या कर दी? प्रारंभ कर दी। तो वो सीधी जाने की बजाय मुड़ करके या विक्षेपित होकर के जाएगी। जैसे आप कभी तीर चलाते हो तो वो सीधा नहीं जाने की बजाय अपने मूल पथ से क्या होता है? विक्षेपित होता है। वही क्या है? वही कोरियोलिस इफेक्ट है, वही कोरियोलिस फोर्स है। आसमान में आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, वो कभी सीधे नहीं उड़ते हैं। क्या काम कर रहा है? कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है कि हर गतिशील वस्तु के ऊपर अगर कोई दूसरी वस्तु गतिशील होती है तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल लगता है। और कोरियोलिस बल
उस वस्तु को मूल पथ की बजाय विक्षेपित कर देता है, और ये विक्षेपित होता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की हर गतिशील वस्तु किधर घूमेगी या किधर विक्षेपित होगी, दाहिनी ओर, चाहे वो महासागरीय धारा हो चाहे वो पवन हो। दक्षिणी गोलार्ध की हर गतिशील वस्तु, चाहे वो पवन हो चाहे वो महासागरीय धाराएं हो, अपने मूल पथ से बाईं ओर घूमेंगी। आप कभी भी देख लेना, अगर महासागरीय धाराएं आप पढ़ रहे हो तो आप देख लेना कि उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है, और कोरियोलिस बल के कारण वो किधर घूम रही है, अपने मूल पथ से दाहिनी ओर घूम रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की सभी पवनी और महासागरीय धाराएं अपने मूल पथ से बाईं ओर घूम रही है। बात हुई क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा वायुमंडलीय आर्द्रता। दूसरा लास्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। एक नाम आया है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी के धरातल के ऊपर वायु का जो भार पड़ रहा है उसे ही क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो वायु का भार पड़ रहा है उसे ही क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब जो सबसे ज्यादा पड़ता है वो पड़ता है सागर तल पर। वायु दाब जो पड़ेगा सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? सागर तल के ऊपर पड़ेगा, और पड़ेगा कितना? 1013.2 MB। तो सागर तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.2 MB होता है। अब MB क्या है? MB मिली बार है। MB मिली बार है, मतलब ये वायु दाब का क्या है? मापन है। वायु दाब का क्या है? मापन है। और बात करें तो वायु दाब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उच्च वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है, और एक निम्न वायु दाब होता है। निम्न वायु दाब होता है, और हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। और ये जो उच्च वायु दाब है या निम्न वायु दाब है, ये भी मौसम को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागर तल हो जाएगा। और जैसे जैसे सागर तल से ऊपर की ओर जाएंगे, वायु दाब में क्या होती चली जाएगी? कमी होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। इनके आसपास से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके सराउंडिंग भी कुछ आप मैटर पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कलाम।